हेलो डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम। वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लेक्चर में हमने एक साथ बहुत सारे टॉपिक पढ़े थे, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल सभी बाकी है। आज के लेक्चर में भी दोस्तों हम थियरिकल पोर्शन ही करेंगे और दोनों लेक्चर के जितने भी फॉर्मूला है और सभी फॉर्मूलाज को दोस्तों एक साथ ऐड करते हुए और कुछ एडिशनल फॉर्मूला होंगे जो डायरेक्टली मैं आपको एग्जाम्पल के साथ करवाऊंगा। उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे भी आज के लेक्चर में भी आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज याद करने हैं। फर्स्ट लेक्चर कंपेरेटिवली बड़ा था, देयर आर लॉट मोर कंटेंट, वहाँ पे भी बहुत सारे फॉर्मूलाज थे और एज आई टोल्ड यू ये सभी फॉर्मूला को यूज़ करते हुए वी आर गोइंग टू मेक सम एग्जांपल्स इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो यहाँ पे भी फॉर्मूला आएंगे, याद रखना होगा। वी आर गोइंग टू लर्न वन मोर इम्पोर्टेंट टर्म विच इज़ एंथैल्पी। ऐसे तो एंथैल्पी वर्ड आपने सुना होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सेट्रा, बट पर्टिकुलर एंथैल्पी को दोस्तों हीट के टर्म में आपने ठीक से समझा नहीं, आपने ओनली पढ़ा है और उसको याद रखा है दैट दिस इज द एंथैल्पी। ओके, सो ये एंथैल्पी दोस्तों समझने के लिए थोड़ा अंदर जा रहे हैं और उसके लिए एक फॉर्मूला है पर्टिकुलर फॉर द एंथैल्पी। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंट फॉर द एंथैल्पी इज कैपिटल एच, और ये फॉर्मूला हमको डिराइव नहीं करना है, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। डायरेक्टली हम यूज करेंगे दैट एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। व्हाट इज यू? यू हमने दोस्तों लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, यू इज द इंटरनल एनर्जी एंड पी एंड वी दैट इज प्रेशर एंड वॉल्यूम विच इज रिलेटेड टू, वो तो मालूम ही था हमको। सो एंथैल्पी किस तरह का फंक्शन है? वी कैन से एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, अ यूजफुल वन यूजफुल स्टेट फंक्शन है दोस्तों एंथैल्पी। यहाँ पे कुछ ऐसी बात हम ऐड कर रहे हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है और उसके बारे में कुछ टॉपिक्स आगे भी करेंगे। हमने ये पढ़ा है एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। एक्चुअली यहाँ से हमको क्या मिलेगा? फर्स्ट रूल मिलेगा। किसका फर्स्ट रूल? फर्स्ट रूल ऑफ दी थर्मोडाइनेमिक्स। अगर दोस्तों किसी सिस्टम में, किसी बड़ी सिस्टम में अगर देयर इज नो हीट चेंज, वहाँ पे कोई हीट चेंज नहीं है, देयर इज नो वर्क डन, इन दैट केस क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो विच इज एक्चुअली फर्स्ट रूल ऑफ द थर्मोडाइनेमिक्स। हम डिस्कस करेंगे ये फॉर्मूला, कल भी पढ़ा था दोस्तों। यहाँ पे आपको मालूम है दैट क्यू इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू इफ कांस्टेंट वॉल्यूम देन इसको मैं दिस क्यू और हीट इज नोन एज अ क्यू वी। क्यू वी मीन्स हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। व्हाट इज डब्ल्यू? डब्ल्यू वर्क डन इज माइनस पी डेल्टा वी। इफ वी इज कांस्टेंट then Vf and Vi, or we can say V2 and V1 is equal. So V2 minus V1 or Vf minus Vi is equal to 0. So P into 0 is equal to 0. So we can say work done is 0 here. So our formula is delta U is equal to QV. कल भी बात हुई थी, आगे भी इसका यूज है। So ठीक से आपको ओनली यहाँ पे दोस्तों याद दिलाया है। Then at constant pressure, यहाँ पे constant volume था, यहाँ पे constant pressure है। constant pressure है बट यहाँ पे डेल्टा भी तो वैल्यू है नहीं, सो देर इज नो नीड टू मेक जीरो ओवर हियर इन द प्लेस ऑफ पी। ओनली पी, ओनली कांस्टेंट प्रेशर, थ्रू आउट कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। अब वहाँ पे दोस्तों P2 एंड P1 की हमको ऐसी कोई नीड नहीं है। सो ये फॉर्मूला हमारे पास रहेगा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, एट दैट प्लेस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी। सो इन द प्लेस ऑफ डब्ल्यू आई एम राइटिंग माइनस पी डेल्टा वी। अभी दोस्तों डेल्टा यू एक्चुअल टर्म हम देखें, यू डेल्टा यू इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई, और वी कैन से यू टू माइनस यू वन सपोज। सो इन दी प्लेस ऑफ डेल्टा यू वी कैन राइट यू टू माइनस यू वन। क्यू पी देर इज नो चेंज इन क्यू पी, कॉन्स्टेंट प्रेशर। इन दी प्लेस ऑफ डेल्टा वी वी कैन राइट वी टू माइनस वी वन। अभी दोस्तों यहाँ पे जस्ट सपोज मैं थोड़ा चेंज कर दूँ, माइनस पी डेल्टा वी की डायरेक्शन चेंज करें, प्लस हो जाएगा। सो वी कैन राइट क्यू पी इज इक्वल टू, क्यू पी इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू पी इज इक्वल टू यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस पी डेल्टा वी हो जाएगा प्लस, सो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। क्लियर है? वी कैन राइट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी, इन दैट प्लेस क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अभी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़े, क्या हो सकता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू यू टू माइनस यू वन, पी एज इट इज। डेल्टा वी इज इक्वल टू एक्चुअली वी टू माइनस वी वन, थोड़ा आगे बढ़े।
दैट इज इक्वल टू क्यू पी। U2 माइनस U1 एज इट इज रहने देते हैं, प्लस चलो U2 माइनस U1 प्लस P इंटू V2, P इंटू V2 प्लस माइनस माइनस P इंटू V1 हो सकता है। इसको दोस्तों थोड़ा अरेंज करें। सपोज दिस इज U2, ओके, आई राइट U2 एज इट इज। देन वन मोर पॉजिटिव टर्म, इसको मैं यहाँ पे लिखूँ प्लस P इंटू V2 हो सकता है, ठीक है। देन माइनस U1, ओके, माइनस U1 माइनस PV1। सपोज दोस्तों यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट लिखते हैं देन वी कैन राइट प्लस हियर, बिकॉज प्लस माइनस माइनस होता है ना, एक्चुअली ये माइनस ही है जो ऊपर मिला, और ब्रैकेट करने के बाद वी कैन राइट U1 इंटू P1। अभी दोस्तों एक फॉर्मूला मैंने कहा था जो हमने डिराइव नहीं किया, डायरेक्टली यूज कर रहे दैट एंथैल्पी इज इक्वल टू U प्लस PV, U plus PV, U plus PV. P is constant here, so there is no need to write P2, only P. U2 plus PV2 is equal to actually H2 minus U1 plus PV1 is equal to H1 is equal to QP. H2 minus H1 और HF minus HI is equal to delta H. So दोस्तों आपको यहाँ पे दो यूजफुल टर्म दिख रही है। हमको एंथैल्पी पता चला, दैट इज ओके, यहाँ से हमको एंथैल्पी के बारे में पता चला। बट वन मोर थिंग, एक और चीज़ यहाँ पे क्या पता चल रही है, दैट डेल्टा H इज इक्वल टू QP एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू QP एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू वी, डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू वी। इसका दोस्तों हम यूज़ करेंगे, ये दोनों फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, डेल्टा H इज इक्वल टू क्यू पी एंड डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू वी, ठीक है। सो इसको याद रखना है, दिस इज ऑल अबाउट एंथैल्पी, दिस इज एंथैल्पी चेंज, ये भी पता चला हमको। अभी दोस्तों ये फॉर्मूला है डेल्टा H इज इक्वल टू U प्लस पी वी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ये हमने डिराइव किया। एट कांस्टेंट प्रेशर अगर इसी में मेरे को चेंज चाहिए, दिस इज ओनली एंथैल्पी, आई नीड एंथैल्पी चेंज, सो आई कैन राइट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा P इंटू V। आई कैन राइट लाइक दिस, डेल्टा H इन प्लेस ऑफ H, डेल्टा U इन प्लेस ऑफ U प्लस डेल्टा P इंटू V इन प्लेस ऑफ PV। एज वी नो प्रेशर इज कॉन्स्टेंट हियर, प्रेशर इज कांस्टेंट हियर, सो डेल्टा P इज इक्वल टू 0। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे क्या हो सकता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V प्लस डेल्टा P इंटू V, बट दिस टर्म बिकम 0, ये 0 हो जाएगा, क्यों, बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट, P2 एंड P1 इज इक्वल, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0, सो डेल्टा P इंटू V इज इक्वल टू 0। सो आवर फॉर्मूला फॉर द एंथैल्पी चेंज इज डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। यू कैन सी यहाँ पे दोस्तों दो डिफरेंट फॉर्मूला मिले फॉर द एंथैल्पी चेंज, डेल्टा H इज इक्वल टू QP एंड डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। फ्रॉम दिस फॉर्मूला दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज, वी कैन कैलकुलेट इवन इंटरनल चेंज इन एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी चेंज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमको जितनी भी टर्म दिख रही है उसमें से किसी एक टर्म को एग्जाम्पल में नहीं दिया है, बाकी सबको दिया होगा। So we have to just put the value in the formula and we can calculate delta H, delta U जिसकी भी नीड हो। What is the unit? ऑलरेडी आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था, किलो जूल पर मोल। अगर आप पर 1 मोल की बात करते हो मेजोरिटी आपको किलो जूल में ही मिलेगा, बट यहाँ पे दोस्तों एनर्जी है, इट मीन्स जूल में भी हो सकती है, किलो जूल में भी हो सकती है, कैलोरी में, किलो कैलोरी में एक्सेट्रा, बट इन दी मोस्ट ऑफ द केस वी कैन कैलकुलेट डेल्टा H और डेल्टा U इन किलो जूल। ओके, सो किलो जूल यूनिट वहाँ पे सूटेबल हो गया। दोस्तों आपने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कल ही हमने बात की थी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे हमने क्लियर लिख दिया था डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा H। कल बात हुई थी Q में भी प्लस और माइनस बात हुई थी ना। सो डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। दैट इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन टाइप इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सी particular in this reaction the one reaction is carry on, this reaction is exothermic reaction. In that case some amount of energy
पास टू दी सराउंडिंग, यहाँ से फ्रॉम दी सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी ट्रांसफर होगी सिस्टम टू सराउंडिंग, दैट इज एक्सोथर्मिक. टू कैरी फॉरवर्ड द रिएक्शन, इफ it needed to transfer energy from surrounding to system, it means this reaction is endothermic. So exothermic के लिए सिस्टम से एनर्जी जनरेट हो रही है, दैट्स वाई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नेगेटिव होगा माइनस. फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन सिस्टम से सराउंडिंग को एनर्जी मिल रही है, दैट्स वाई माइनस, कल ही बात हुई थी. फॉर द एंडोथर्मिक सिस्टम सराउंडिंग से सिस्टम को एनर्जी दी जा रही है, दैट्स वाई पॉजिटिव. सो डेल्टा एच इज नेगेटिव और डेल्टा एच इज पॉजिटिव. फॉर नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जो हमने ऑलरेडी कल डिस्कस की थी. अभी दोस्तों अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, सी पर्टिकुलर इन दिस फॉर्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, डेल्टा वी शुड बी जीरो, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू जीरो, P इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, प्लस जीरो कोई वैल्यू नहीं है. सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू. वी नो दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी. At constant volume delta U is equal to H, so we can write delta H is equal to QV at constant volume also. थर्ड टर्म यूज़ करेंगे दोस्तों, बाद में याद रखना है. अभी यही इक्वेशन की बात कर रहे हैं, और पर्टिकुलर कौन सी फेज के लिए सूटेबल है ऑल दिस इक्वेशंस. फॉर द गैसियस फेज रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट. जस्ट सपोज देयर इज वन रिएक्शन इन विच सम ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर इन द सॉलिड फॉर्म और इन द लिक्विड फॉर्म, बट गैसियस फॉर्म रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज देयर, मतलब उसकी क्वांटिटी कम है बट है, तब ये रिएक्शन वर्क करेगा, ये इक्वेशन वर्क करेगी. इफ इन द रिएक्शन देयर इज नो गैसियस फेज, ओनली सॉलिड और ओनली लिक्विड और सॉलिड प्लस लिक्विड, देयर इज नो नीड टू कैरी आउट दिस रिएक्शन. कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे पर्टिकुलर फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स. बट अगर गैसियस फेज हुआ, सपोज कुछ इस तरह से रिएक्शन है, दैट A solid plus B gas gives C solid plus D gas. तो जो कैलकुलेशन रहेगा दोस्तों इनके बेस पे होगा, सॉलिड और लिक्विड फेज में काम नहीं आएगा, गैसियस फेज के लिए. ओके, सो सॉलिड के लिए नो, लिक्विड के लिए नो, गैस के लिए यस. हमें कंडीशन सपोज करते हैं. जस्ट सपोज देयर इज वन कंडीशन एट अ कांस्टेंट प्रेशर इन विच इनिशियल वॉल्यूम इज VA और V1 और वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट इज VA और V1 एंड द मोल ऑफ द रिएक्टेंट इज Na, गैसियस रिएक्टेंट. यहाँ पे बात कर रहे हैं, रिपीट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैसे रिएक्शन की, गैसियस फॉर्म रिएक्शन की. सॉलिड या लिक्विड कितने उसको हमने ध्यान में नहीं लिया है. फाइनल वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट VB, मोल ऑफ द NB. अगेन फॉर द गैसियस, ये गैसियस के लिए है. सो अगर ये गैस है देन वी हैव वन इक्वेशन फॉर द गैस, that is PV is equal to nRT. So we can write PVA is equal to nART. Actually we have to write PAVA is equal to nARATA. PBVB is equal to nBRPDB, but temperature is common, so we can write only T. R is universal gas constant, no change in the value of the R. Pressure is also constant at constant pressure. So जो changeable value that is only volume and the mole. So we can write PVA is equal to nART, PVB is equal to nBRT. अगर दोस्तों यहाँ पे क्या करें, चेंज जब भी हमको कैलकुलेट करना है किसी भी कंडीशन में, अगर दोस्तों हमको चेंज कैलकुलेट करना है, हम क्या करेंगे, एंड जो फाइनल पैरामीटर्स है उसमें से इनिशियल पैरामीटर्स माइनस करेंगे. सो PVB इज इक्वल टू NBRT, इक्वेशन 2 में से PVA इज इक्वल टू nART, इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्ट करें, माइनस करें. सो PVB माइनस PVA इज इक्वल टू NBRT माइनस nART. हियर प्रेशर इज कॉमन, सो VB माइनस VA इज इक्वल टू NB, I repeat, is equal to NB minus nART. So P as it is, VB minus VA is delta V, NB minus NA is delta N RT. अगर दोस्तों इतना आपने किया, यहाँ पे गैस नहीं लिखा, then your equation is wrong, because हमने पहले ही बात कर ली है particular for the gaseous reactant and the product. Suppose
हम ये इक्वेशन की बात करते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द गैसियस फेज 1, सॉलिड का ध्यान में नहीं रखना है, माइनस नंबर ऑफ द मोल ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, डेल्टा एन जी। सो डेल्टा एन जी में क्या करना है दोस्तों, डेल्टा एन जी, जी मीन्स गैसियस, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ गैस number of moles for the gaseous phase product, or we can say final products, minus number of mole for the gaseous phase reactant or initial reactant। ठीक है, सो यहाँ पे दोस्तों Ng के लिए याद रखना है, ओनली गैसियस मोल ही कैलकुलेट करने हैं, गैस के अलावा लिक्विड या सॉलिड के मोल हो गए उससे आपको यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर दोस्तों यहाँ पे ठीक से देखा जाए, यू कैन सी वन मोर इक्वेशन, डेल्टा H is equal to delta U plus P delta V, delta U plus P delta V। So delta H is equal to delta U plus P delta V, P delta V is equal to delta NGRT। So we can write delta NGRT। There is one more important equation। जैसे दोस्तों particular from this equation we can calculate enthalpy change और internal energy change from this equation। यहाँ से भी दोस्तों हम एंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एक और फॉर्मूला हुआ, इसको भी कंपलसरी याद रखना है। अभी डेल्टा एच चेंज के लिए दोस्तों एक और चीज़ याद रखनी है, सपोज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सो इफ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट इज HR, एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज HP, सो वी कैन राइट डेल्टा एच इज इक्वल टू HP माइनस HR। सपोज देर आर मोर देन वन रिएक्टेंट एंड मोर देन वन प्रोडक्ट, इन दैट केस हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। ये दोस्तों आपको याद रखना है, क्योंकि ये तो किसी भी चेंज के लिए ये इक्वल है, और फाइनल में से इनिशियल अमाउंट हमको माइनस करनी होगी। दोस्तों कल हमने इंटेंसिव एंड द एक्सटेंसिव ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। सो पर्टिकुलर दोस्तों यहाँ पे हमको जो दिख रहा है दैट इज मोलर क्वांटिटी है। अगर दोस्तों यहाँ पे एक जो कल बात की थी, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करोगे यू विल गेट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कल बात हुई थी, if we divide one extensive property divided by another extensive property we will get intensive property। कल बात हुई थी, here is one more example। okay, then heat capacity, पहले हमको ये पढ़ना है what is heat capacity, what is specific heat capacity। क्योंकि दोस्तों हीट कैपेसिटी एंड दी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर इन दोनों की कंपैरिजन करें, वन ऑफ देम इज एक्सटेंसिव एंड सेकंड वन इज इंटेंसिव। सो दूसरी वाली क्यों एक्सटेंसिव से इंटेंसिव बनी वो हमको देखना है, दैट्स वाई ये फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे फिर से रिवाइज कराया है। सो पहले दोस्तों हीट कैपेसिटी क्या है उसको जरा हम ओरली और वी कैन से कॉमन लैंग्वेज से पढ़ें। सपोज क्यू और वी कैन से हीट, इसका डायरेक्ट रिलेशन टेम्परेचर से है, हीट का डायरेक्ट रिलेशन टेम्परेचर से है। सपोज इन दिस क्लोज कंटेनर आई हैव वन लिक्विड वाटर इज देयर, यहाँ पे दोस्तों वाटर भरा हुआ है, क्लोज कंटेनर है और इसके अंदर वाटर है, उसका कोई फिक्स टेम्परेचर होगा। अभी जहाँ पे भी मैंने स्टोर किया है रिगार्डिंग द एटमॉस्फेयर, वहाँ पे उसका खुद का कोई टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज देयर। आई एम गोइंग टू पास दी हीट, मैं यहाँ से हीट पास कर रहा हूँ फ्रॉम सराउंडिंग टू दिस सिस्टम। हीट पास करने के साथ इज देयर पॉसिबल एनी चेंज इन टेम्परेचर? यस सर, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब हीट पास करेंगे तब टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। सिमिलर केस, मेरे पास यहाँ पे H2O है, उसकी खुद की कोई एनर्जी होगी, हीट होगी, टेम्परेचर होगा। यहाँ से मैं ऐसी कंडीशन अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ, इन दैट केस एनर्जी क्या हो रही है, हीट क्या हो रही है, हीट पास हो रही है कहाँ से? सिस्टम से सराउंडिंग को। अगर जो भी टेम्परेचर है उसकी हीट निकाल लो, जैसे मैंने हीट अंदर डाली उसे टेम्परेचर बढ़ा, अगर हीट निकाल लिया तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। सो ये कॉमन चीज़ याद रखनी है, किसी भी मटेरियल की अपनी खुद की हीट कैपेसिटी होती है, किसी भी मटेरियल की अपनी खुद की हीट कैपेसिटी होती है। और हीट कैपेसिटी एक्चुअली क्या इंडिकेट करती है? दैट
सपोज ये H2O भरा है और उसको हीट करना है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री तक राइज करना है और 1 केल्विन तक राइज करना है, तब मेरे को जो हीट देनी पड़ेगी, यही कंटेनर में अगर दूसरा लिक्विड भरा हो, दूसरा एनी अदर लिक्विड अदर देन वाटर, उसका टेम्परेचर भी 1 डिग्री तक राइज करना है, क्या दोनों को सिमिलर एनर्जी देनी पड़ेगी? नहीं, सभी मटेरियल को अपना खुद का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट एनर्जी इज नॉट इक्वल, दूसरे लिक्विड से इक्वल नहीं होगी, so, सबकी अलग यूनिक होगी। दैट एनर्जी इज नॉन एज अ हीट कैपेसिटी, नथिंग एल्स, दैट एनर्जी इज नॉन एज अ हीट कैपेसिटी। अभी दोस्तों और एक चीज़ याद रखो, हीट कैपेसिटी पता चली, फिर से जल्दी से रिवाइज करते हैं। फॉर एनी लिक्विड हम एनर्जी पास करके उसका टेम्परेचर राइज करते हैं या फिर एनर्जी निकाल के उसका टेम्परेचर लो करते हैं। जब भी हम हीट यानी कि एनर्जी पास करते हैं तब उसका टेम्परेचर जो भी टेम्परेचर हो एट दैट टाइम, उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन तक राइज करने के लिए हमको जो एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज़ हीट कैपेसिटी। अभी दोस्तों हम यहाँ पे थोड़ा अलग लें, मतलब थोड़ी देर के लिए हीट कैपेसिटी भूल जाए। मेरे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर कोई लिक्विड है, आई एम गोइंग टू पास हीट मोर एंड मोर, हीट पास करते ही जा रहा हूँ, करते ही जा रहा हूँ, करते ही जा रहा हूँ, वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। या दूसरी कंडीशन सोचूं, मैं एनी मैकेनिकल कंडीशन ऐसे प्रिपेयर करता हूँ, वहाँ से मैं उसकी खुद की हीट निकाल रहा हूँ, टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा, डाउन होगा, डाउन होगा। सो अल्टीमेटली वी कैन से द चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिविंग हीट। जितनी आप हीट दे रहे हो, अगर ज़्यादा हीट पास करोगे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, कम हीट पास करोगे कम टेम्परेचर बढ़ेगा, बट वो टेम्परेचर का चेंज होगा डेल्टा टी। सो वी कैन राइट Q इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। यू कैन सी, लेट अस सी हाउ टू मेजर हीट ट्रांसफर टू अ सिस्टम में हीट कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। दिस हीट अपीयर्स एज अ राइज इन टेम्परेचर, अगर वहाँ पे हमने हीट इम्प्लांट की, टेम्परेचर बढ़ेगा, राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इन केस ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। ओके, एक ही सेंटेंस है, इसका वाइस वर्सा रिवर्सिबल सेंटेंस समझ लेना है। अगर हीट निकालेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। द इंक्रीज इन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफर। सो ये टेम्परेचर बढ़ेगा, वो किससे प्रोपोर्शनल है, हीट ट्रांसफर से। सो वी कैन राइट Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। Q इज इक्वल टू कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी। दिस कोफिशिएंट दैट इज हीट कैपेसिटी, उसको दोस्तों कोफिशिएंट या फिर आप कैपिटल C लिख सकते हो। सो Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी, इन विच C इज हीट कैपेसिटी। The magnitude of the coefficient depend on the size, composition and the nature of the system। यहाँ से दोस्तों पर्टिकुलर इस सेंटेंस से आपको थियोरिकल MCQ मिल सकते हैं। दैट टेम्परेचर कोफिशिएंट इज डिपेंड अपॉन इन विच पैरामीटर्स, और डिपेंड अपॉन नॉट वन ऑफ द गिवन पैरामीटर, किसके ऊपर डिपेंडेड नहीं है। सो याद रखना है, डिपेंड अपॉन द साइज, कंपोजिशन एंड द नेचर ऑफ द सिस्टम, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ पे दोस्तों कितना आपने क्वांटिटी ली है उसके ऊपर डिपेंडेड है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है हीट कैपेसिटी ज़्यादा, कम क्वांटिटी है हीट कैपेसिटी कम। बट अगर दोस्तों ये बात हुई नॉर्मल हीट कैपेसिटी की, नाउ मोलर हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव टू इंटेंसिव। सपोज C इज द हीट कैपेसिटी, दैट कोएफिशिएंट C इज द हीट कैपेसिटी। मेरे को हीट कैपेसिटी चाहिए पर 1 मोल, हीट कैपेसिटी पर 1 मोल। सो हीट कैपेसिटी पर 1 मोल, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बिकॉज एक्सटेंसिव डिवाइडेड बाय एक्सटेंसिव इज इंटेंसिव। क्लियर है दोस्तों? सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, CM स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CM, दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक चीज़ याद रखना है दोस्तों, सपोज मेरे पास जो भी मटेरियल है जिसका भी टेम्परेचर इंक्रीज करना है, द क्वांटिटी ऑफ दैट मटेरियल इज 1 मोल, द क्वांटिटी ऑफ दैट मटेरियल इज 1 मोल। टेम्परेचर चेंज दैट आई नीड इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन, 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन जितना टेम्परेचर चेंज चाहिए। सो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा,
particular in this formula Q is equal to C into delta T. You can see delta T, temperature change is 1 degree. So in the place of delta T I can write 1. So equation is Q is equal to C. But C की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, C by N, N is equal to 1, so I can write Cm. So Q is equal to Cm, ये हो जाएगा. In that case the heat capacity is known as a molar heat capacity. अगर एक मोल के लिए तो specific heat capacity, particular for 1 mole 1 degree change molar heat capacity, वही उसकी specific heat capacity हो जाएगी. दोस्तों फिर से हमको मेजर करना है 1 यूनिट मास का, ये लिखा है यूनिट. 1 यूनिट मास मतलब कितना मास, सोडियम का 1 यूनिट मास कितना है, सोडियम क्लोराइड का 58.5 ग्राम. इट मीन्स अगेन दोस्तों इतना मास ले लो जिससे उसका एक मोल बने. 1 यूनिट मास मीन्स उसका एक मोल जितना क्वांटिटी वहाँ पे हो. सो 1 यूनिट मास इज इक्वल टू 1 मोल. बस यहाँ पे डिफरेंट क्या रहेगा, हम मास कैलकुलेट कर रहे हैं, हम मास को टारगेट कर रहे हैं. अवर टारगेट इज नॉट मोलर मास, मास बाय मोलर मास, जिसको मोल कहते हैं उसकी जगह पे मास लिख दिया. इन दैट केस दोस्तों हमको क्या करना पड़ेगा, मास को यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, C इंटू m into delta T, where m is the mass. Okay, so यहाँ पे in according to the mass you can calculate C, you can calculate delta T और you can calculate Q, heat. डिपेंड करता है आपको कौन सा पैरामीटर फाइंड आउट करना है और कौन से पैरामीटर आपको दिए गए हैं. सो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, सो इसको भी याद रखना है, ये भी याद रखना है. फिर यहाँ से दोस्तों फॉर्मूला इसको भी याद रखना पड़ेगा. 1 2 3 4 5, बस बाकी के फॉर्मूला तो हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़े थे. सो इन कंपैरिजन टू अदर चैप्टर, ऑनेस्टली ये चैप्टर थोड़ा लेंथी लगेगा, थोड़ा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएगी अगर इसको ठीक से रिवाइज करते हुए आप काम नहीं करोगे. कंपैरिजन टू अदर चैप्टर्स, जितने चैप्टर दोस्तों हमने पढ़े उसकी कंपैरिजन में ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है. सो मेंटल प्रिपरेशन लेंथी है, हार्ड नहीं है. आई रिपीट, दिस चैप्टर इज लेंथी नॉट हार्ड. सो इसके लिए आपको ऐसी मेंटल प्रिपरेशन के साथ ही काम करना है दैट इसको भी देख लेंगे. जैसे कोरोना चला जाएगा उसी तरह ये चैप्टर भी चला जाएगा. सो नथिंग इज़ परमानेंट, ये परमानेंट नहीं है. हाँ, परमानेंट यूजफुल फॉर द मार्क, अगर मार्क की अकॉर्डिंग बात करें ये परमानेंट है. बस चैप्टर के अकॉर्डिंग जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. Okay friends, after some important examples, now the relation between Cp and Cv. Now we aware from the C. What is C? C is the heat capacity. Heat capacity को दोस्तों heat capacity at constant pressure and constant volume. So यहाँ पे इन दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यह मालूम होना चाहिए that Cp is heat capacity at constant pressure. And what is Cv? Cv is heat capacity at constant volume. So ये हमको याद होना चाहिए दोस्तों. हमने हीट के लिए पर्टिकुलर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हमको एक हमारे पास एक फॉर्मूला है एट कांस्टेंट वॉल्यूम. आई रिपीट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था दैट डेल्टा U इज इक्वल टू QV. Keep this equation in your mind, delta U is equal to QV. There is one more equation that we have derived, that is at constant pressure, delta U की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इन द प्लेस ऑफ डेल्टा U, डेल्टा H इज इक्वल टू QP. ये दोनों इक्वेशन दोस्तों हमने डिराइव करे हैं. इक्वेशन फॉर दी डेल्टा H क्या था, एक इक्वेशन था दैट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस, आपके पास इक्वेशन था डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. तो इक्वेशन इज P डेल्टा V, और इन दी प्लेस ऑफ P डेल्टा V हमने क्या कहा था, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT. इन दी प्लेस ऑफ पी वी हमारे पास दोस्तों एक इक्वेशन था दैट इज डेल्टा NG/RT इन दी प्लेस ऑफ डेल्टा वी. सपोज दोस्तों अगर हम बात करते हैं फॉर दी 1 मोल, इफ यू टॉकिंग अबाउट 1 मोल, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, N इज इक्वल टू 1.
अभी ये जो आर टी था उसकी जगह पे एक्चुअल में आर टी होगा या आर डेल्टा टी होगा, आर डेल्टा टी होगा। क्यों आर डेल्टा टी होगा? बिकॉज रिलेशन ऑफ द हीट कैपेसिटी इज डायरेक्ट टू द चेंज इन टेम्परेचर, सो देर इज नो टी, देर इज आर डेल्टा टी। ये दोस्तों हमारे दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। और एक इक्वेशन था हमारे पास, क्या था दैट? QP इज इक्वल टू, हमारे पास एक इक्वेशन था दैट CP इज इक्वल टू, अगर वहाँ पे हीट की जगह पे लिखा जाए दैट हीट इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, दिस इज QP, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर दिस इज QP, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर दिस इज CP, सो आई कैन राइट QP is equal to CP into delta T. Similar way, again Q is equal to C into delta T. At constant volume Q is QV, so C is CV. ये दोनों को भी याद रखना है। अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Put the value of QV and QP, इन दोनों की वैल्यू पुट करनी है। कहाँ पे पुट करनी है? QV is equal to CV into delta T, that QV is equal to delta U. So in place of delta U we can write this equation. In the place of delta U हम ये लिख सकते हैं QP is equal to CP into delta T, QP is equal to delta H. So in place of delta H we can write CP into delta T. So just put the value in the formula. क्या कर सकते हैं? In the place of delta H, in the place of delta H, QP is equal to CP into delta T. So I can write CP into delta T is equal to delta U. What is delta U? Delta U is equal to QV at constant volume, that is QV is equal to CV into delta T. So यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ CV into delta T प्लस RT एक्चुअली, बट हमने क्या लिखा था? R डेल्टा T बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। अब दोस्तों क्लियर कट यहाँ पे देख रहे हो, देयर इज वन पैरामीटर इज गोइंग टू बी कैंसल, डेल्टा टी एंड डेल्टा टी। यहाँ पे आप कॉमन ले लो, पॉजिटिव टर्म है, सो डेल्टा टी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, सो सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। आई कैन राइट लाइक दिस, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। क्लियर है? Cp is heat constant at constant pressure, Cv is heat constant at constant volume, R is the universal gas constant। ये सभी पैरामीटर को आइडेंटिफाई करना है और ये रिलेशन दोस्तों आपके दिमाग में रखना है। आगे भी पर्टिकुलर इन दिस चैप्टर आगे भी इसका हम यूज़ करने वाले हैं। सो दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। फिर से दोस्तों, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर Cp, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम Cv, व्हाट इज हीट कैपेसिटी, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम QV is equal to delta U, QV is equal to CV into delta T. At constant pressure QP is equal to delta H, QP is equal to CP delta T. Formula delta H is equal to delta U plus P delta V. In the place of P delta V we can write delta H is equal to delta U plus delta NGRT. Here यहाँ पे for the change in 1 mole, so हम N को ध्यान में ना ले तो क्या लिख सकते हैं? RT। यहाँ पर दोस्तों चेंज इन टेम्परेचर याद रखना है, चेंज इन टेम्परेचर, सो वी कैन राइट R into delta T, not RT. Okay, the value of delta H and value of delta U इसको पुट करो and you will get CP into delta T is equal to CV into delta T plus R delta T. You can cancel delta T। यहाँ पे कॉमन एक स्टेप अगर ज़्यादा लिखना है, सो डेल्टा T कॉमन निकालो, CV प्लस R मिलेगा, फिर दोस्तों दोनों साइड से डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया। सो CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ओके, उसके बाद दोस्तों याद रखना है फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडाइनेमिक। सपोज दिस इज द आइसोलेटेड सिस्टम, दिस सिस्टम इज क्लोज एंड आइसोलेटेड, ये बंद है, आइसोलेटेड है। सो इन द आइसोलेटेड सिस्टम, इन द आइसोलेटेड सिस्टम मैं दोस्तों एक्चुअल में यहाँ से किसी भी हीट को बाहर निकाल सकता हूँ? नहीं हो सकता। बाहर से हीट अंदर दे सकता हूँ? नहीं दे सकते। सो देयर इज नो एनर्जी चेंज बिकॉज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। इसके ऊपर आप मैकेनिकल वर्क करवाओ या इलेक्ट्रिकल वर्क करवाओ, हमने कल पढ़ा था मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, दैट इज W। आप करवाओ तब होगा, बट एक्चुअल में वहाँ पे क्या होगा, जब आप वर्क करवाओगे उसके अकॉर्डिंग दूसरा पैरामीटर चेंज होगा। सो अल्टीमेटली एक फॉर्म को हम दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे। सो एज इट इज़ अगर हम ये कहें फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम, खुद से देयर इज़ नो एनर्जी चेंज, देयर इज़ नो वर्क डन, सो हम ये कह सकते हैं फॉर दी फर्स्ट रूल डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, और प्लस और माइनस Q इज प्लस और माइनस W, दैट इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। हियर Q इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, देयर इज नो वर्क डन,
दैट्स वाई W इज इक्वल टू 0, Q प्लस W इज इक्वल टू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0. So delta U is equal to 0. It means the energy of an isolated system is constant. The energy of isolated system is constant. अगर आपको यहाँ पे कोई है कि उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करो तो आपको ये लिखना है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0. दैट इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट रूल. यहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट है दोस्तों, एनर्जी के फॉर्म कांस्टेंट है ये नहीं बोला. सपोज हम ये यूनिवर्स को आपने ये पर्टिकुलर ये कंपेयरिंग टू दिस रूल आपने एक रूल ऑलरेडी पढ़ा है, बट दैट इज फॉर द एनर्जी, आपने एनर्जी के लिए पढ़ा था. द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स कैन नॉट चेंज, यू कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो यहाँ पे भी दोस्तों आइसोलेटेड सिस्टम के लिए भी यही है. आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी आप चेंज नहीं कर सकते, दैट एनर्जी इज कांस्टेंट. हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ट्रांसफर वन एनर्जी फॉर्म टू सेकंड एनर्जी फॉर्म, बट ओवरऑल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट. दैट इज फर्स्ट रूल ऑफ दी और फर्स्ट लॉ फॉर दी थर्मोडाइनेमिक. क्लियर है. अभी दोस्तों कल एक दो पॉइंट ऐसे थे जिसका डिस्कशन करना बाकी रह गया था, उसकी बात कर रहे हैं. वर्क डन ऑन सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम. अभी दोस्तों अगर एनर्जी की बात करें, दैट एनर्जी इज रिमूव्ड बाय द सिस्टम टू सराउंडिंग, देन Q इज इक्वल टू नेगेटिव, Q माइनस होगा. इफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, देन Q पॉजिटिव. सिमिलर वर्क सिस्टम खुद भी कर सकता है और सिस्टम के ऊपर भी वर्क किया जा सकता है. इन दैट केस W प्लस माइनस कब होगा, वर्क डन ऑन सिस्टम. अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं देन W इज इक्वल टू उसकी वैल्यू प्लस होगी. इफ वर्क डन बाय सिस्टम देन W माइनस होगा, ये याद रखना है. ओके, वन मोर थिंग, एक और चीज़ है, ये W रिवर्सिबल के लिए दोस्तों ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था पर्टिकुलर फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन. W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस RT ln V2 अपॉन V1 और VF अपॉन VI, और उसको लॉग फॉर्म में लिखा था 2.303 RT log VF अपॉन VI और V2 अपॉन V1, ये आप लिख सकते हो. एज पर एज बॉयल रूल P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. बट उसका दोस्तों अगर रेशियो फॉर्म लें, सपोज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, अगर मैं इस तरह से कोई चेंज करूँ तो मेरे को फॉर्मूला क्या मिलेगा, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1. सो इन दी प्लेस ऑफ V2 अपॉन V1 यहाँ पे अगर प्रेशर चाहिए देन यू कैन राइट W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log, क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2, और वी कैन से P इनिशियल अपॉन P फाइनल, PI अपॉन PF. ये भी दोस्तों याद रखना है. वर्क डन इसका कैलकुलेशन जब हम कल करेंगे दोस्तों, या फिर नेक्स्ट सेशन में करेंगे, जब भी करेंगे तब आपके पास एक क्वेश्चन होगा, वो कुछ इस तरह से होगा. फ्रॉम द ग्राफ आपको वर्क डन कैलकुलेट करना, बट फ्रॉम द ग्राफ. सपोज यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ, दैट इज़ द पॉइंट. तब आपको क्या करना है, आपको ये एरिया कैलकुलेट करना है. दिस एरिया इज एक्चुअली, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा. इफ सिस्टम इज नॉट साइक्लिक सिस्टम, सपोज देर इज अ साइक्लिक सिस्टम, कुछ इस तरह से हुआ है और फाइनली यहाँ पे आ गया, इन दैट केस आपको ये एरिया कैलकुलेट करना है. फ्रॉम दैट एरिया वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन. सो ये दोस्तों हम कर पाएंगे, ठीक है. इससे रिलेटेड कुछ MCQ, कुछ एग्जाम्पल्स हम आगे करेंगे, ठीक है.